नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की हमारी लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने किन्हीं ने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं। हम लोग 8000 प्लस प्रश्नों के संग्रह को देख रहे हैं जो झारखंड के विभिन्न एग्जाम, झारखंड CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे एग्जाम जिनसे झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ में आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड में बहावावी आंदोलन एवं झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता के प्रसार के प्रश्नों को। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया। ठीक है, तो झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया था शाह मोहम्मद हुसैन ने। ठीक है, तो शाह मोहम्मद हुसैन झारखंड में बहावी आंदोलन के प्रसार शुरू किए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। ठीक है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। तो ये जगह थी राजमहल। ठीक है, तो राजमहल में बहावी आंदोलन की एक शाखा खोली गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है कि संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था। ठीक है, तो संथाल परगना क्षेत्र की बात की गई है और बोला गया है कि बहावी आंदोलन का इस संथाल परगना क्षेत्र में प्रचार प्रसार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर हुसैन। ठीक है, तो पीर हुसैन ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी। ठीक है, तो हजारीबाग के वो कौन से व्यक्ति थे जिनकी मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर उस्मान। ठीक है, तो मीर उस्मान वो व्यक्ति थे जिनकी मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और इसमें बोला गया है कि पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम मंडल। ठीक है, पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल वो व्यक्ति थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार झारखंड में क्या भूमिका रही थी और उनसे संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है कि उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, तो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। तो ये था क्षेत्र देवघर। ठीक है, देवघर वैसा क्षेत्र था जो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का यह केंद्र था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। तो उस जगह का नाम सिलेड़बाड़ी था। ठीक है, उस मकान का नाम सिलेड़बाड़ी था जहां पे क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है कि किस वर्ष देवघर के सिलेड़बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई। ठीक है, तो यह किस वर्ष हुई थी देवघर के सिलेड़बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की जो सामग्रियां बरामद हुई थी यह किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी। ठीक है, 1915 ईस्वी में यहाँ से सामग्रियां बरामद की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में
झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। ठीक है, देवघर वो शहर था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और इसमें बोला गया है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी नेता रहे वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में एक संस्था की स्थापना की गई थी, और उस संस्था की नाम पूछी गई है। तो इस संस्था की नाम थी गोल्डन लीग। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, गोल्डन लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित थे? ठीक है, तो कौन से क्रांतिकारी थे जो रोड्डा आर्म केस से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास। ठीक है, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैश्वनाथ विश्वास ऐसे क्रांतिकारी थे जो रोड्डा आर्म केस से संबंधित थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, और इसमें बोला गया है कि रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैश्वनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान के निवासी थे? तो ये निवासी थे दुमका के। ठीक है, ये दोनों दुमका के निवासी थे जो प्रमुख आरोपी थे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैश्वनाथ विश्वास जी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति कुमार बख्शी। ठीक है, तो ये शांति कुमार बख्शी जो कि देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे, और इनके द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, शांति कुमार बख्शी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, और इसमें बोला गया है कि देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ठीक है, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927। ठीक है, देवघर षड्यंत्र केस 1927 में हुआ था। ये VVI है, आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, और इसमें बोला गया है कि देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? ठीक है, देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, और इसमें बोला गया है कि देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तारी की गई थी? ठीक है, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी देवघर षड्यंत्र केस में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, इसमें बोला गया है कि देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? ठीक है, देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। ये सभी देवघर स्थान के निवासी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, और इसमें बोला गया है कि उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उग्र राष्ट्रवाद की जब दौर चल रही थी तो पूछा गया है कि रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश चंद्र घोष। ठीक है, रांची में इनका नेतृत्व गणेश चंद्र घोष कर रहे थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, और इसमें बोला गया है कि उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन वेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन वेलूर मठ जो कोलकाता में स्थित है वहां से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र कुमार सेन। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि
कोलकाता में वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर आमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? ठीक है। उन व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर आमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल बनर्जी। ठीक है। तो वो व्यक्ति निर्मल बनर्जी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की, और इसमें बोला गया है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन गुहा। ठीक है। मनोरंजन गुहा वो व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुर दा था? ठीक है। वह कौन से क्रांतिकारी थे जिनका उपनाम ठाकुर दा था? तो वो थे मनोरंजन गुहा, जिनका उपनाम था ठाकुर दा। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतनी बाघा कहा जाता है? जतिन बाघा कहा जाता है। वो कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो वो क्रांतिकारी हैं राम विनोद सिंह। इनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, राम विनोद सिंह को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? ठीक है। तो राम विनोद सिंह किस महाविद्यालय के छात्र रहे थे? तो ये थे संत कोलंबा महाविद्यालय जो हजारीबाग में है। तो संत कोलंबा महाविद्यालय के ये छात्र रहे थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, इसमें बोला गया है टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांतिकारी से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो टाटा कंपनी के वो कौन से कर्मचारी थे जिन्होंने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से यह घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिंद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है। तो वो गिरिंद्रनाथ मुखर्जी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, और इसमें बोला गया है कि तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया गया? ठीक है। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड में हुआ, और झारखंड के किस शहर से यह किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाईबासा से। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, और इसमें बोला गया है कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे आनंद कमल चक्रवर्ती। ठीक है। तो तरुण शक्ति के संपादक थे आनंद कमल चक्रवर्ती। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, जो इस सेट का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हम गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। गांधी युग के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, इसमें बोला गया है कि क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमंत नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? ठीक है। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी रहे हेमेंद्र नाथ घोष किस स्थान के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका। तो वो दुमका स्थान के रहने वाले थे, और उन क्रांतिकारी का नाम था हेमेंद्र नाथ घोष। ठीक है। तो आज की ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। तो मिलता हूँ फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।